All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार किताब वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। एक किताब के सारे चैप्टर्स को चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करने का जो एक बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा कार्य आप लोगों के लिए हाथ में लिया है दोस्तों, उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक चैप्टर के सोल्यूशन आपको मिलेंगे और अभी जो चैप्टर आपके सामने है, अभी जो चैप्टर हम करने वाले हैं दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट 1 का सेक्शन 2। दोस्तों, यहां पे चैप्टर का नाम देखिएगा, डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द पैसेजेस। दोस्तों, एक पैसेज आपके एग्जाम में दे रखा होगा, उस पैसेज पे 5 कंक्लूजन उन्होंने डिराइव किए हैं। अब आपको ये बताना होगा कि ये जो 5 कंक्लूजन डिराइव किए हैं वो सही दिशा में है या नहीं है। सिमिलर टाइप का एक चैप्टर हमने पहले पढ़ा था जहां स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था। दोस्तों, उस चैप्टर के अंदर एक स्टेटमेंट था और उसी के नीचे उसका कंक्लूजन था और आपको बताना था कि ये सही दिशा का था। सही दिशा का मतलब क्या है? सही दिशा का मतलब है कि आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो क्या स्टेटमेंट से मैच कर रहा है या फिर वेग है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने थोड़ा सा एक बड़ा जंबल रूप दे दिया। उन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ दे दिया। उस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कहा कि बॉस, ये पैराग्राफ दे रखा है, आपको बताना है इनके बाद में जो ये 5 कंक्लूजन्स लिखे हैं वो किस दिशा में है, सही है, नहीं है, फॉल्स है, ट्रू है, थोड़े थोड़े ट्रू है, थोड़े थोड़े फॉल्स है, किस तरह से है, या फिर डेटा इनएडिक्वेट है, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रखी। सो कुल मिला के हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। तो दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 6 और उसकी पहली एक्सरसाइज है 6A। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। पहले तो आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक पूरा एक पैराग्राफ, एक पैसेज दे रखा है। इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए जरा 5 ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। पहला कह रहा है, इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज इट डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट गिवन इन द पैसेज। पहला ऑप्शन है कि भैया ये 100% फॉलो कर रहा है। 100% फॉलो कर रहा है मतलब ये जो कंक्लूजन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पैसेज से डायरेक्टली इन्फर हो सकता है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कह रहा है, इफ द इन्फरेंस इज प्रोबेबली ट्रू, शायद सही है। 100% तो सही नहीं है, शायद इन लाइन में है। कैसे? दो नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स गिवन, यानी कि बहुत डायरेक्टली बात तो नहीं कह रहा है बट उसके नजदीक है, बहुत ज्यादा डेविएटेड नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, इफ यू थिंक द डेटा आर इनएडिक्वेट फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन, यू कैन नॉट से वेदर द इन्फरेंस इज लाइकली टू बी ट्रू और फॉल्स। हमें ये पता नहीं चल पा रहा है डेटा को देखकर, पैसेज को देखकर कि भैया ये ट्रू है या फॉल्स है, किस डायरेक्शन में जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो डेफिनेटली थर्ड जो ऑप्शन होगा वो डेटा इनएडिक्वेट वाला होगा। फोर्थ कह रहा है, इफ यू थिंक द इन्फरेंस इज प्रोबेबली फॉल्स, दो नॉट डेफिनेटली फॉल्स इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स गिवन। ये फॉल्स की तरफ जा रहा है बट एग्जैक्टली फॉल्स नहीं कह सकते, तो आंसर आ जाएगा 4। और ये बहुत कम ऑप्शन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। लास्ट ऑप्शन है, इफ यू थिंक द इन्फरेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट। जो फैक्ट्स गिवन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, 100% उल्टा है, डेफिनेटली फॉल्स है, तब आप कहेंगे आंसर इज 5। तो हमने यहां पे 5 ऑप्शन ABCDE चेक किए, ऑप्शन के मीनिंग क्या है वो समझे। अब मैं लिए चलता हूं आपको सीधा उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा और जूम इन कर लेता हूं मैं। अ रेडिकल न्यू सर्जरी प्रोसीजर लाफ्ड एट नॉट लॉन्ग अगो इज होल्डिंग आउट फ्रेश होप फॉर पेशेंट्स ऑफ कार्डियक मायोपैथी और एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। हिंदी में क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक बहुत ही नई प्रकार की सर्जरी प्रोसीजर जो कुछ टाइम पहले तो हंसते थे जिसके ऊपर, इज होल्डिंग आउट फ्रेश होप, वो एक फ्रेश होप लेके आई है फॉर पेशेंट्स ऑफ कार्डियक मायोपैथी, जो कार्डियाक मायोपैथी के पेशेंट्स है। कार्डियक मायोपैथी क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हार्ट धीरे 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 बढ़ जाता है, उसके पेशेंट के लिए एक कार्डियाक ऑपरेशन कह दीजिए, सर्जरी कह दीजिए, एक सर्जरी प्रोसीजर है, वो फ्रेश होप लेके आया है, बिल्कुल नई उम्मीदें लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं। द टेक्निक नाउ इन इंडिया, जो टेक्निक है अब इंडिया में आ चुकी है।
allows patients to go home 2 weeks after the operation. भैया आपने ऑपरेशन करवाया, उसके 2 दिन बाद तो आप 2 हफ्ते बाद आप घर भी जा सकते हैं, अलाउ कर रही है आपको. टू लीड अ नियर नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ, बिल्कुल शांत नियर नॉर्मल जो है जिंदगी आप जी सकें, मतलब एकदम नॉर्मल तो नहीं बट नॉर्मल के बहुत नजदीक वाली जिंदगी जी सकें. कार्डियाक मायोपैथी इज अ कंडीशन दैट हैज अ वैरायटी ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स. कार्डियाक मायोपैथी जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसके बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, यानी उसके कई सारे कारण जिससे वो हो जाती है. एन अटैक फ्रॉम वन ऑफ द 20 आइडेंटिफाइड वायरस, 20 वायरस में से एक वायरस अटैक कर जाए तो हो जाती है. पैरासाइट इन्फेक्शन, कोई पैरासाइट परजीवी है उसने इन्फेक्शन कर दिया तो हो जाती है. लॉन्ग टर्म एल्कोहल अब्यूज, बहुत ज्यादा एल्कोहल पी रहे हो आप, लगातार पीते जा रहे हो और वो भी लॉन्ग टर्म से, तो भी हो जाती है. ब्लड प्रेशर कुड ब्रिंग इट ऑन, और ब्लड प्रेशर अगर बहुत उतार चढ़ाव है तो ये कार्डियाक मायोपैथी हो जाती है. उसके कारण बताएं. एंड इन रेयर केसेस, और कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है, इट कुड फॉलो चाइल्ड बर्थ एज इज इवन नोन टू रन इन फैमिलीज. और ये कुछ केसेस में तो या रेयर केसेस में तो चाइल्ड बर्थ को यानी बचपन से ही ये हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि फैमिली के थ्रू भी फैल जाती है. द कंडीशन इज मार्क्ड बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट चैम्बर्स. इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में हार्ट के चैम्बर की साइज बढ़ जाती है, और डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग, और पंपिंग कम हो जाती है. छोटी है तो पंप अच्छे से करेगी, बड़ी हो जाती है तो पंप बड़ा मुश्किल से करने लग जाती है, ऐसा ये कह रहा है. सो हमने यहां पे देखा दोस्तों कि एक पैराग्राफ दे रखा था और वो पैराग्राफ पूर्णतया बायोलॉजी, हार्ट के ऊपर था, मेडिकल लाइन से था कि हार्ट का एक हार्ट मायोपैथी, कार्डियक मायोपैथिक बीमारी है, उसके बारे में था. अब उससे हमने 5 कंक्लूजन्स यहां पे निकाले, तो चेक करते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं कंक्लूजन्स. कंक्लूजन नंबर पहला कह रहा है कार्डियक मायोपैथी इज हेरिडिटरी. हेरिडिटरी का मतलब होता है आनुवांशिक, और आनुवांशिक का मतलब होता है ये पिता से अपने बच्चे और बच्चे से उसके बच्चे में जाती है. यहां पे एक लाइन लिखी थी, अगर आपने नोटिस किया हो, शायद 100% किया ही होगा, शायद क्यों बोलूं मैं, ये कहना चाह रहा है एंड इन रेयर केसेस, कुछ केस में, इट कुड फॉलो चाइल्ड बर्थ एंड इज इवन नोन टू रन इन फैमिलीज. वो फैमिलीज में रन करती है. फैमिलीज में रन करने का मतलब क्या है कि वो कार्डियक मायोपैथी हेरिडिटरी हो सकती है. सो नॉट डेफिनेटली ट्रू बट पार्शियली ट्रू हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू हो सकता है. 1 का आंसर बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा. यहां पे हम पार्शियल ट्रू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ आया रीजन आपको, क्योंकि उसने कहा है कि इन रेयर केसेस कभी कभी ऐसा भी होता है. सेकंड कह रहा है द न्यू टेक्निक वाज नेवर ट्राइड इन इंडिया इन द पास्ट. ये जो न्यू टेक्निक है वो पहले कभी इंडिया में ट्राई नहीं की गई. दोस्तों अगर इस पैसेज को पढ़ें तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियर लिखा है अ रेडिकल न्यू सर्जरी प्रोसीजर. पहली बात तो ये न्यू है, और दूसरा द टेक्निक नाउ इन इंडिया, अब इंडिया में आ चुकी है, यानी पहले नहीं थी. पहले नहीं थी डेफिनेटली ट्रू है, यानी सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा. तीसरा कह रहा है द कार्डियक मायोपैथी स्लोज डाउन द हार्ट बीट. हार्ट बीट को कम कर देता है, ऐसा कहीं दे रखा है तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. लास्ट में कंडीशन दे रखी है आपको कि जो कंडीशन है वो हार्ट की साइज को बढ़ा देता है और एफिशिएंसी पंपिंग की कम कर देता है. पंपिंग की एफिशिएंसी कम कर देगा, हार्ट बीट अपने आप से कम हो जाएगी. सो हार्ट बीट कम करता है, ये डेफिनेटली ट्रू है. डेफिनेटली ट्रू है तो चलिए भाई मेरे थर्ड का आंसर हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू यानी ए. फोर्थ नंबर देखते हैं दोस्तों, एक एक को आराम से देखते हैं क्या कह रहा है. अर्लियर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियक मायोपैथी वर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर सच ऑपरेशन. पहले इस तरह के ऑपरेशन को कार्डियक मायोपैथी से सफर करने वाले को बाहर जाना पड़ता था. दोस्तों ऐसा लग रहा है क्योंकि जब ये इंडिया में नहीं आई है तो पहले ऐसा ही होता होगा, शायद होता होगा, पक्का होता होगा, नहीं होता होगा. इसके बारे में हम इतना स्ट्रांगली इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो जब तक कोई बात इसमें गिवन नहीं हो हम इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते. नहीं कह सकते तो एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, देखेंगे अगर आप, तो एक ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अगर डेटा इनएडिक्वेट है, जो फैक्ट्स हैं उससे कह नहीं सकते कि क्या होता होगा,
सो फोर्थ का आंसर तो मुझे लगता है 3 होना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है कि पहले क्या होता आया है, इसके बारे में हिंट भी नहीं है, शायद लोगों को ध्यान ही ना हो, फिर हम कैसे कह सकते हैं ये होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हार्ट। आप देखें लास्ट लाइन में लिखा है द कंडीशन इज मार्केड बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट चेंबर एंड अ डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग। अगर हार्ट की साइज बढ़ जाती है, पंपिंग कम हो जाती है, मैंने पहले ही बता दिया था, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी पांचवा जो है वो डेफिनेटली ट्रू है। तो दोस्तों यहां हमने एक पैसेज को देखा, पैसेज से जुड़े क्वेश्चंस को देखा और क्वेश्चंस को ये समझ के देखा कि इसको कंक्लूजन माना जाए या नहीं। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक्चुअली हम किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी तो एक क्वेश्चन किया है जिसके 5 क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी समझ आएगा किस तरीके से करना है। तो लिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। 6A एक्सरसाइज है। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है दोस्तों 11 से 15 को लिया है और हम इसमें देखते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा, पहले जो पढ़ा उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पैसेज से फिर हम कंक्लूजन को डिराइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो चेक करेंगे। दोस्तों यहां कह रहा है कि पोल्यूशन अमाउंट्स टू स्लो मर्डर। पोल्यूशन जो है ना वो धीरे धीरे स्लो किलर है, मर्डर करता है, एकदम से नहीं मारता, धीरे धीरे तो खत्म करता ही है आपको। रेगुलर एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर पोल्यूशन लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लाइक एस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर एंड वेरियस अदर डिसऑर्डर्स। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लगातार इंडस्ट्री और व्हीकल के पोल्यूशन के संपर्क में आते हैं, इससे कि जिंदगी जो है उसको खतरा हो, ऐसी डिजीजेस जैसे एस्थमा या दिल की प्रॉब्लम या कैंसर या और भी कई तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। देयरफॉर इस कारण से नोबडी हैज द राइट टू पोल्यूट, किसी के पास अधिकार नहीं है पोल्यूट करने का। रिच और पुअर, भले वो अमीर हो या गरीब हो, किसी के पास पोल्यूशन करने का अधिकार तो नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर पोल्यूशन आर ग्रोइंग रैपिडली। जो ये पोल्यूशन है ये धीरे धीरे देश में बढ़ता चला जा रहा है, अक्रॉस द कंट्री, बहुत तेज बढ़ता जा रहा है पूरे देश भर में। इट इज नॉट जस्ट मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स दैट आर हेवीली पॉल्यूटेड टुडे बट आल्सो स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स। न केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मेट्रोपॉलिटन टाउन्स की बात हो रही है, छोटे छोटे गांव कस्बे भी पॉल्यूशन के गिरफ्त में आ रहे हैं। पोल्यूशन इज ग्रोइंग फास्टर देन द इकोनॉमी। जितना तेज इकोनॉमी नहीं बढ़ रहा ना, उससे तेज तो पोल्यूशन भाग रहा है भाई। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल मॉडल को अगर हम लेते हैं, वो हैवी यूज ऑफ एनर्जी का प्रयोग करता है एंड मटेरियल्स, और बहुत ज्यादा मटेरियल का प्रयोग करता है। इज एन इनहेरेंटली हाईली टॉक्सिक मॉडल, और इस कारण से बहुत ही ज्यादा जहरीला मॉडल है, पोल्यूशन बहुत फैलाता है। इट प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, इस कारण से बहुत बड़े बड़े लेवल पे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, विच कैन बी कंट्रोल, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है इफ देयर इज केयरफुल चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देयर इज कंसिडरेबल डिसिप्लिन इन इट्स यूज। अगर सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाए, चॉइस एकदम सावधानी पूर्वक ली जाए और साथ में इसको डिसिप्लिन से काम लिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों हमने पूरा एक पैसेज को पढ़ा, पैसेज को समझा, पोल्यूशन के ऊपर था, एयर पोल्यूशन पे था, इंडस्ट्री और पोल्यूशन का कैसा कनेक्शन है उसकी बात कर रहे थे। अब देखते हैं हम इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है द इंडस्ट्रीज विच यूज हायर लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट्स मोर पोल्यूशन। अगर एनर्जी का लेवल ज्यादा होगा तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, ऐसा क्या हो सकता है क्या? चेक करते ना दोस्तों, पैसेज बड़ा था तो हर एक लाइन इसमें कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें, वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल मॉडल built on heavy use of energy and materials is an inherently highly toxic model। हम भी यही बात कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री और हायर लेवल की एनर्जी का प्रयोग करेगा, जो हमने लिखा था हाई लेवल ऑफ एनर्जी, तो डेफिनेटली पोल्यूशन भी ज्यादा ही होगा। सो पहला वाला डायरेक्टली आपका फॉलो कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू।
इस तरीके से बाकी वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन हैज गैदर्ड मोमेंटम इन द रीसेंट पास्ट। पोल्यूशन जो है ना धीरे धीरे पिछले कुछ समय से बहुत तेज गति पकड़ ली है। ऐसा कहीं मिल रहा है क्या, जरा देखते हैं। इंडस्ट्रियल एंड व्हीकलर पोल्यूशन आर ग्रोइंग रैपिडली अक्रॉस द कंट्री। बढ़ते चले जा रहा है। ये लाइन क्यों आई? क्योंकि द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन जो है रिसेंट पास्ट में बढ़ता चला गया है। 13 कह रहा था स्मॉलर इंडस्ट्री यूनिट्स कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेटली हायर पोल्यूशन। दोस्तों वैसे इस तरह की कोई लाइन मैंने पाई नहीं। ऐसा न तो मैं कह सकता हूं, मतलब ऑब्वियसली मैं तो कह सकता हूं ये फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है। छोटी इंडस्ट्री बड़ा कैसे करेगी? लेकिन छोटी इंडस्ट्री प्रोपोर्शनेटली हायर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती है, ऐसा पैसेज में तो कहीं देखा नहीं मुझे। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। फॉल्स भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा पैसेज के अंदर गिवन नहीं है। सो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डेटा अपर्याप्त है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। चलिए हमें तो आगे बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द पोल्यूशन लेवल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज कंसिडरेबली मोर देन इन इंडिया। जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी दुनिया है, वहां का पोल्यूशन इंडिया से ज्यादा है। दोस्तों मेरा मानना है इसके बारे में भी तो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। भाई हमने मतलब पश्चिम के मॉडल्स को अपनाया, बट अब ये नहीं कह सकते कि पश्चिम में जो यूज लिया जा रहा है वहां पोल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं है कि इंडिया के कंपैरिजन में कैसा है। यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि दिस 14 जो है नॉट रिलेटेड टू पैसेज, डेटा इनएडिक्वेट, आंसर इज सी। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉपर प्लानिंग इन यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लीड्स टू लेस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो इससे आप लेस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट, पर्यावरण में आप पोल्यूशन को कम कर सकते हो। देखिए जरा ऐसी कोई लाइन दे रखी है क्या? अगर आप देखेंगे आखिरी में लिखा हुआ है विच कैन बी कंट्रोल किया जा सकता है इफ देयर इज केयरफुल चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज कंसिडरेबल डिसिप्लिन इट्स यूज। अगर ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाएगा तो ये भी कम किया जा सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज के साथ, ये लिखा हुआ है। सो कुल मिला के 15th इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहां पे एक्चुअली देखा जाए तो पैसेज थोड़ा सा आसान आ गया, अपने को समझ आ गया, और समझ आने के बाद आंसर भी कर लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनके लिए एक एक वर्ड जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना थर्ड मुझे लग रहा था कि पक्का फॉल्स है, लेकिन पैसेज में गिवन नहीं था। नहीं गिवन था तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो आंसर उसका हमने ये किया। तो यहां पे एक और क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की श्रृंखला में लिए चलते हैं आपको। ये दो क्वेश्चन दोस्तों ये बैंक पीओ में आ रखा है, इसमें भी वही वाले ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 से 49 है। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। हमने एक पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, एक कुछ और के बारे में पढ़ा, यहां किसके बारे में बात की गई वो देख लेते हैं। दोस्तों ये पैसेज कह रहा है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव पुट प्रेशर्स ऑन इंडिया इंडस्ट्री। ये कहना चाह रहा है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? आर्थिक, और लिबरलाइजेशन का मतलब है जब कोई भी चीज सरलीकरण होती है, जब ये बिल्कुल फ्री कर दी जाती है, लिबरल कर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे उसने कहा है कि जब ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ, हैव पुट प्रेशर्स ऑन इंडियन इंडस्ट्री, भारत की इंडस्ट्री पे प्रेशर पड़ने लग गया, पर्टिकुलरली ऑन द सर्विस सेक्टर। और उस इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा, किस पर इंपैक्ट डाला? सर्विस सेक्टर पे। टू ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट लो कॉस्ट विद हाई स्पीड। मेनली प्रेशर किस चीज का पड़ा कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, सर्विसेज देनी है, और कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए, दनादन काम होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू कंपीट विद अनइक्वल पार्टनर्स फ्रॉम अब्रॉड। अब वहां क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बिना मतलब का कंपटीशन हुआ। और किससे कंपटीशन हुआ? अनइक्वल पार्टनर्स, जो बराबर ही नहीं ना, किसी भी सेंस में अलग हैं, हटके हैं। It is well recognized that developing countries like India are already behind other countries technologically. ये सभी को ज्ञात है, सभी को मालूम है कि भारत जैसी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जानी जाती है कि भैया वहां की टेक्नोलॉजी से वो पीछे होंगी, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होंगी, बिहाइंड होंगी, पीछे होंगी।
इन मेनी एरियाज, कई सारे क्षेत्रों में, ऑल्दो सम ऑफ देम, कुछ पर्टिकुलरली इंडिया, कुछ इंडिया जैसी हैं, बोस्ट ऑफ हाई ह्यूज साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, इस बात का बोस्ट करती है, डींगे हाँकती है कि उनके पास बहुत बड़ा साइंटिफिक और बहुत सारा टेक्निकल मैन पावर है। दोस्तों, पॉपुलेशन को मैन पावर ही तो कहना है हमें। इन एडिशन टू दिस, और इसके साथ साथ, इफ एन एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ हिज टाइम, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत सारा समय व्यतीत करना भी होगा, मनी एंड एनर्जी, टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीजें अगर व्यतीत करनी है इन डीलिंग विद अनप्रिडिक्टेबल सर्विसेज, यानी कि एक ऐसी सर्विस जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है, एंड इन नेगोशिएटिंग विद लोकल ब्यूरोक्रेसी, और लोकल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लाल फीताशाही है, यूं समझ लीजिए कि जो नौकरशाही, अफसरशाही है, उसके साथ भी समय बिताना पड़ेगा। इट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन बिजनेस। तो अगर कोई आदमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें दिमाग लगाएगा तो उसके बिजनेस को इंपैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं कि कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए गए। इंडियन सर्विस इंडस्ट्री वाज मोर कंफर्टेबल बिफोर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। भारतीय सेवा का क्षेत्र जो है, सेवा की जो इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री जो है, वो पहले ज्यादा कंफर्टेबल थी जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था। चेक करते दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है क्या? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव पुट प्रेशर्स ऑन इंडियन इंडस्ट्री। यहां पे क्लियर लिखा है प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ रहा है किस कारण से? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के। अब डेफिनेटली इसी के कारण पड़ रहा है ऐसा नहीं कह सकते, तो इसे प्रोबेबली ट्रू कहेंगे। संभावना है कि सत्य हो जाए, नहीं तो नहीं हो, तो नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी बी हो जाएगा। चल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 लेता हूं। इंडिया एट प्रेजेंट इज टू सम एक्सटेंट एट पार विद द डेवलप्ड कंट्रीज। ये कहना चाह रहा है कि यार जो इंडिया है ना, ये कुछ हद तक जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सहयोगी है, या सहयोगी नहीं कह सकते, एट पार है, यानी बराबर है, उसके कंपैरिजन में बराबर है। मुझे लगता तो नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते दोस्तों। ये जो लाइन मिलेगी आपको, कहां मिलेगी वो समझाता हूं मैं आपको। ये कह रहा है यहां पे India are already behind other countries technologically in many areas, although some of them India boasts huge scientific and technical manpower. भारत कुछ क्षेत्रों में तो साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर को डींगे हाँकता है, और वैसे देखा जाए तो ये ऑलरेडी बिहाइंड है। तो अब इसको डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं कहते, लेकिन प्रोबेबली फॉल्स कह सकते हैं। यार करीब करीब फॉल्स जैसा ही नजर आ रहा है, मतलब आप इसको ट्रू तो कह ही नहीं रहे हो, एग्जैक्टली फॉल्स नहीं है बट फॉल्स के नजदीक है। तो मुझे मानना है दोस्तों 46 का तो डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, जो ये कह रहा है इट्स प्रोबेबली फॉल्स। रीजन मैंने आपको बता दिया, लाइन को अंडरलाइन करके बता दिया। 47 कह रहा है कि फॉरेन कंपनीज आर मोर इक्विप्ड देन डोमेस्टिक कंपनीज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस इन गुड टाइम। हम यहां पहला पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव पुट प्रेशर्स ऑन इंडियन इंडस्ट्री, particularly on the service, to offer quality products and service at the low cost and very high speed. आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं, चूंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा हुआ है, भारत पर प्रभाव ज्यादा पड़ा है, प्रेशर ज्यादा पड़ा है, तो डेफिनेटली ये ट्रू है। यानी 47 को आप डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, मतलब वो इसी कारण से पड़ा है कि फॉरेन कंट्रीज में अच्छा है। 48 देखिए दोस्तों, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज आर लेस कम्बरसन इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। ऑफिशियल जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भारत में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, मतलब भारत को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। वैसे ब्यूरोक्रेसी का एक सेंटेंस आया तो था, इन एडिशन टू दैट इफ एन एंटरप्रेन्योर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ दिस टाइम, मनी एंड एनर्जी इन डीलिंग विद अनप्रेडिक्टेबल सर्विसेज एंड नेगोशिएटिंग विद द लोकल ब्यूरोक्रेसी। तो यहां पे तो ऐसा होता है, लेकिन सभी जगह के बारे में या इंडिया के अलावा दूसरी जगह ऐसा कैसा होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं है, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेटा इनएडिक्वेट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 48 का हो जाएगा सी फॉर कैट। इस पैसेज का आखिरी कंक्लूजन देख लेते हैं। नो अदर डेवलपिंग कंट्री एक्सेप्ट इंडिया क्लेम्स दैट दे हैव हाईली ट्रेन्ड टेक्निकल मैन पावर। इसके बारे में तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 49 में कह रहा है आपको कि इंडिया के अलावा दूसरी जगह ऐसा नहीं है। यहां पर्टिकुलरली है, बट बाकी जगह के बारे में हम नहीं कह सकते। सो ये डेटा भी गिवन नहीं है।
डेटा इनएडिक्वेट रह जाएगा। हम इसका आंसर कर देंगे सी। तो यहां पे आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को अप्रोच किया। हमने पैसेज को पढ़ा, पैसेज के बाद हमने 5 स्टेटमेंट है उनको पढ़ा और देखा कि वो डेफिनेटली फॉल्स है या ट्रू है। तो इस तरह की अप्रोच आपको अपनानी रहेगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज में और अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगली एक्सरसाइज है आपकी 6B और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। तो दोस्तों हमने 3 अलग अलग पैसेजेस देखे और हमने समझा कि इसको किस तरह से करना है। अगेन एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अप्रोच आपको समझ आ गई होगी और वेरी मच सिमिलर टू जो हमने पहले स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन किए उनके जैसा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन और इसमें हल्का सा डिफरेंस कहां है वो भी आपको पता चल गया होगा कि वहां बेसिक एक चीज समझनी थी कि वहां जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिखा था वहां स्टेटमेंट था और कंक्लूजन था और डायरेक्टली था। यहां इस पैसेज से चीजें कनेक्ट करनी होती है, बस यही डिफरेंस है। हमने एक अप्रोच वहां देखी जहां पे बहुत सारे ऑप्शन स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं और फिर क्वेश्चंस करने। एक आध पैसेज कुछ अलग ढंग का ले लेता हूं, एक अलग तरीके का ले लेता हूं जहां पे एक पैसेज है, हर ऑप्शन को थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है। बाकी अगर आपको अप्रोच समझ आ गई है तो अभी तक जो हमने इतने क्वेश्चन किए हैं वो भी सफिशिएंट है। पर एक क्वेश्चन है तो इस वीडियो को कंप्लीट ही कर लीजिएगा। देखिए हमने कौन सा क्वेश्चन लाया है आपके लिए। दोस्तों एक्सरसाइज 6B का आखिरी पैसेज जो है वो हम लेके आए हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, सो दैट अच्छे से आपको समझ में आ सके कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो पहले हम एक ही बात करेंगे दोस्तों, पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को बहुत आराम से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ड्राईलैंड फार्मिंग इज द ओनली वे टू नॉट ओनली कॉम्बैट रिकरिंग ड्रॉट बट ऑल्सो मीट द इंक्रीजिंग फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया। दो बातें करी इसने। ये कह रहा है ड्राईलैंड फार्मिंग, ये क्या होती है दोस्तों? ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब है एक ऐसी जगह जो ड्राई है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पानी वहां पे अवेलेबल नहीं है, वेट नहीं है, वो कहते हैं हम ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ये कह रहा है कि जो ड्राईलैंड फार्मिंग है ये केवल एकमात्र तरीका है कि न केवल वो कॉम्बैट कर पाएगा रिकरिंग ड्रॉट को, जो बार बार सूखा आता है उस सूखे से लड़ाई करने में सक्षमता ला पाएगा, बट ऑल्सो मीट द इंक्रीजिंग फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ जो इंडिया की फूड रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने में भी यही सहयोगी बनेगा। मतलब एक तो जो सूखे की प्रॉब्लम से सॉल्व मिल जाएंगे और जो फूड रिक्वायरमेंट्स है उससे भी हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। About 45% of India's total crop production now comes from dry lands। और आज की तारीख में ये कह रहा है कि करीब 45% जो क्रॉप है वो ड्राई लैंड से आ रही है मेरे भाई, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। और ये जब सेंचुरी पूरी हो जाएगी, दिस विल हैव टू इंक्रीज to 60% if India is to provide adequate food for projected population of 12 billion by the turn of the century। भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ हो जाए और उनके फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, तो इसको हमें 45% से 60% तक लेके आना होगा जब इस सेंचुरी यानी शताब्दी का अंत हो, तब तक की बात कर रहे हैं। तो अब ये कब लिखा गया है आई डोंट नो, बट एक अच्छा पैसेज है। देखते हैं इसके बाद जो दिए गए कंक्लूजन्स हैं वो क्या इस पैसेज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। पहला देखते दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्राई लैंड फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसमें दोस्तों कोई डाउट ही नहीं है। पहली लाइन में लिखा है नॉट ओनली कॉम्बैट रिकरिंग ड्रॉट बट ऑल्सो मीट द इंक्रीजिंग फूड रिक्वायरमेंट, यानी हमें करना ही है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और आखिरी में जाके भी कहा है 60% ऑफ इंडिया को इस पे आना पड़ेगा, यानी फर्स्ट वाला डेफिनेटली ट्रू है। अब हमें क्या है, पहले तो ऑप्शन क्लियर होते थे, यहां देखना पड़ेगा डेफिनेटली ट्रू कहां लिखा है, 20 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यह तरीका समझ आया कैसे करना है। बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है द पर एकड़ क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर इन ड्राईलैंड्स देन अदर्स। पर एकड़ पे जितनी क्रॉप निकलेगी ना वो भी ज्यादा होगी ड्राई लैंड में। दोस्तों ऐसा हो सकता है, शायद हो सकता है नहीं हो। इस पैसेज में पर एकड़ क्रॉप की तो बात ही नहीं कर रखी है। जब नहीं कर रखी तो अपने मन से कुछ भी आंसर मत लगाइएगा। आपको जो भी पैसेज में गिवन है वही फाइनल शॉट देना है। यानी कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा कांट से, यानी डेटा इनएडिक्वेट। अभी कैसे कह सकते हैं हम लोग, हमें मालूम ही नहीं है पर एकड़ क्रॉप इसमें ज्यादा होगी या उसमें ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पे 58 क्या कह रहा है? इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। दोस्तों, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि इंक्रीजिंग फूड रिक्वायरमेंट्स की बात है और आगे हमें एडिक्वेट फूड मिल जाएगा, बट सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाहर से मंगाते हैं या लोग भूखे रह जाते हैं, कह नहीं सकते। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा कांट से, यानी डेटा इनएडिक्वेट। इसका आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा। 59 देखते दोस्तों, एट प्रेजेंट इंडिया गेट्स लार्जर फूड प्रोडक्शन फ्रॉम वेटलैंड्स। ये कहना चाह रहा है कि आज की तारीख में इंडिया को वेटलैंड से ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है। वैसे इसमें एक लाइन दे रखी थी, मुझे तो याद है कि ड्राई लैंड में जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है वो 45% है, तो जो बाकी बच गया वो वेटलैंड है, और वेटलैंड में 55% है। 55% ज्यादा होता है तो डेफिनेटली ये तो कहा जा सकता है कि इंडिया गेट्स लार्जर फूड प्रोडक्शन फ्रॉम वेटलैंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। जरा देखें ऑप्शन कहां है इसका, ई फॉर एलिफेंट यहां दे रखा है। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, हमारे वीडियो का और आज का। देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। इन इंडिया द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 15% पर ईयर। अब बताओ जरा, पॉपुलेशन के ग्रोथ की कहां बात कर रखी है? बिल्कुल ही एब्सर्ड ये तो डेटा है, इसको तो आप कह ही नहीं सकते, यानी इसका तो कह दे क्लियरली डेटा इनएडिक्वेट, यानी ए हो जाएगा। तो हमने देखा दोस्तों हर तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें कंक्लूजन को ड्रॉ करना है, कंक्लूजन के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से लॉजिकल डिडक्शन के चैप्टर्स को करना है। 2 चैप्टर और बाकी हैं, बस आप इंतजार करिए, अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। जब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, आप ही का प्यारा चैनल है ये एस चांद पब्लिकेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।